तो हाँ जी भाई लोग, आज अपन लोग फिर से जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज न्यूटन ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें अपन लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और ध्यान रखना, इसमें वही अपन लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि तुम्हारे नीट के एग्जाम में मोस्टली जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेंड बना हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे सारे एनएलएम के जो कॉन्सेप्ट हैं तो तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस क्या है कि ये लेक्चर ना, शर्त यार ये है कि ये लेक्चर जब तुम देख रहे हो ना तो बिना टेंशन के कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम क्या होगा, 5वीं को क्या होगा, पेपर कैसा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चिंता ना छोड़ के थोड़ा सा ये लेक्चर फोकस करोगे तो तुम्हारा सब कुछ सही होगा। ये लेक्चर की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी इस टाइम पर पढ़ाई भी सही होगी अगर तुम ज्यादा टेंशन लेने से ज्यादा करने में फोकस करोगे तो। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो तुम्हारा है न्यूटन ऑफ मोशन में, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हम सीधा जो पढ़ रहे हैं वो है सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स का जो कि अप्लाइड होता है किसी बॉडी पर। ओके, और ये जो चेंज है, दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? डेफिनेशन से सुना समझ गए होंगे कि क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। और यहाँ पे ना अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, देखें अगर यहाँ पे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाऊं तो क्या जाएगा, के हो जाएगा कांस्टेंट। हाँ है ना? और यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एम वी। हाँ है ना? लेकिन अगर मुझे इसको ना डी वी बाई डी टी बनाना है एसिलेशन में चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू डी वाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एसिलेशन। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है इतना? अब देखो इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, तो भाई लोग इम्पल्स के बारे में पता लगने के लिए, ठीक है, सिंपल बताएं इम्पल्स क्या होता है। तुम्हें पता ही होगा फॉर्मूला के बारे में, आई इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। हाँ है ना? तो अगर मैं इसको मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, डेरिवेशन का फॉर्मेट है, इसको ध्यान नहीं रखना है, बस में ध्यान रखना है कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स। क्लियर है? तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लेंगे बस। आगे चलो, आगे है न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टू एवरी मोशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि भाई अगर तुमने ना किसी भी इंसान के साथ में धोखा किया हुआ है, कुछ भी अगर बुरा किया हुआ है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि इसी जन्म का फल जो है वो इसी जन्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि एक्शन रिएक्शन एक्ट जो करते हैं डिफरेंट बॉडी पे करते हैं। ठीक है, एंड फोर्स ऑलवेज एक्सर्ट इन पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें? नेक्स्ट देखो, जैसे कि तुम ना जमीन पे चलते हो, ठीक है, तो जब तुम पैरों को नीचे, ठीक है, जमीन को पीछे की साइड में धकेलते हो तो जमीन जो है, जो ग्राउंड है, वो तुम्हें आगे की साइड में क्या करती है, पुश करती है। ठीक है, मतलब कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद है मेजर एप्लीकेशन जो है ना थर्ड लॉ का, वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, वो दो एप्लीकेशन है, एक तो रिकॉइलिंग ऑफ गन और दूसरा होता है जेट एरोप्लेन का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ का क्या है, एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मत सोचना कि भैया इजी है ये तो हो जाएगा। भाई इजी है, लेकिन अभी आगे जो फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ ना, जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूले रखोगे ना, तो सिंपल बात है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डायरेक्टली फॉर्मूले ध्यान रख लेना और कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि मास m1 है, ठीक है, ये दूसरा मास m2 है, ये दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, u1 और u2 स्पीड से। जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है, तो ये इसका फोर्स जो है इस साइड लगेगा, ये वाला जो लगाएगा, मतलब कि फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू टू। जो F12 होता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो इस पर फोर्स जो लग रहा है, इस पर M2 पर वन की वजह से वो इस साइड लगेगा। हाँ है ना, क्योंकि M1 और M2 एकदम से कोलाइड हुए ना, तो कोलाइड हुए तो ये तो भाई इसको इस साइड फेंकेगा। हाँ है ना? और ये इसको इस साइड फेंकेगा। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों की चेंज होगी, v जो कि होगी v1 और v2। ओके, तो सिंपल जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको ये बोलता है, फॉर्मूला ध्यान रखना बस, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा क्योंकि पता नहीं है एनटे का कि यहाँ से दे जाएगा, है ना, क्योंकि फीलिंग आई थी भैया को, और फीलिंग मेरी कभी गलत होती नहीं है। जैसे कि तुमने कोई में ना लाइक बोलते हैं ना तमंचे पे डिस्को, हाँ वही। तो यहाँ पे क्या है, तुमने यहाँ पे तुमने एक गन ली, पिस्टल ले लो, कोई भी ले लो, वो तुमने चलाई, तो चलाने के बाद क्या होता है कि मैं देखता हूँ ना कि गन जो है ना वो पीछे की साइड भागती है।
तो ये गन की वेलोसिटी है v2 जो पीछे की साइड भाग रही है, और ये क्या है, ये बुलेट है जो तुमने फायर की है। ठीक है, वो अपनी क्या है, भाई लोग गैंग है ना, तो गैंग में तो ये सब कुछ होता रहता है भाई लोग, है ना। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, ये v1 है। ठीक है, और ये m1 क्या है, मास है बुलेट का, v1 क्या है, वेलोसिटी है बुलेट की। ध्यान रखना कि यहाँ पूछता है कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी, मतलब कि गन जो है पीछे की साइड किस वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1। ओके, यहाँ पे मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना, ठीक है, कमेंट में कर देना, मतलब कर देना। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे फ्रेम और रेफरेंस क्या होता है भैया। तो भाई लोग फ्रेम और रेफरेंस जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनिशियल फ्रेम होता है, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि फ्रेम जहां पर भाई लोग न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो वैलिड होता है, फॉलो होता है, दिस इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो माफ कर देना। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ भाई लोग फॉलो नहीं होता, वैलिड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे तो मैं ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, tan थीटा निकालने के लिए आता है ना, अगर तुम्हें पता है तो, जिसकी वैल्यू होती है a/g। ठीक है, एक बार पीवाई क्यूज देखो ना, सब कुछ में समझ में आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट में जो करा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद है एफबीटी। तो एफबीटी डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग चार स्टेप को यूज करते हैं। एक तो पहले डिसाइड करते हैं कि भाई सिस्टम कैसा है, दूसरा हम एफबीटी डायग्राम बना देते हैं, थर्ड होता है आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई फोर्स कितने लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग चूज एक एक्सेस को चूज करके इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखो, माना कि ये तुम्हारा एक ब्लॉक है रखा हुआ है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मान लो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है। यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा इस पे ऐसा लगेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है। अगर मैं इस ब्लॉक को, मैं अगर इसका एवरेज बनाऊं, तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की साइड में। कौन लगा रहा है नॉर्मल, प्लेटफॉर्म लगा रहा है। और इसकी साइड में, नीचे की साइड में एमजी लगेगा। ठीक है, अर्थ के द्वारा। हाँ है ना, हाँ है ना। ये तुम्हें याद रहा या फिर नहीं रहा, इसको छोड़ दो, ये याद याद रखो। ठीक है, ये मास है, मास पर ऊपर की साइड में नॉर्मल लग रहा है जो कि प्लेटफॉर्म लगा रहा है। और ये क्या है, एमजी नीचे साइड लग रहा है, दैट इज अर्थ लगा रहा है। नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल जो होता है, ये दो बॉडीज के बीच में लगता है, जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये कि नीचे क्या था, नीचे क्या था, नीचे था तुम्हारा ग्राउंड था, ऊपर क्या था, ब्लॉक। तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में क्या लग रहा था, ये कॉन्टेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट या फिर एलिवेटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस है जब एलिवेटर जो है रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, एसिलेशन क्या होगा, जीरो। तो जब एसिलेशन पर्सन का जीरो हो जाएगा, मतलब कि वो खड़ा हुआ है ना, एलिवेटर रेस्ट पे है या फिर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एसिलेशन जीरो है ना, वो भागी ना मूव कर रहा है वो। जब एसिलेशन जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा पार्टिकल उस पर, एफ इज एम से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एपरेंट वेट होता है ना भाई लोग, वो एक्चुअल वेट के बराबर होता है दांत का, जिसकी वैल्यू होती है एमजी के बराबर होगी। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस है व्हेन एलिवेटर मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली बोल रहा है, मतलब कि एसिलेशन जीरो है, वर्ड्स पे ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू एपरेंट वेट एमजी के बराबर हो जाएगा। थर्ड केस देखो, जब एलिवेटर मूव कर रहा है भाई लोग अपवर्ड की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की साइड में, तो जब अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड एसिलेशन क्या हो जाएगा पर्सन का, वो हो जाएगा भाई लोग तुम्हारा, जीरो क्यों लिखा है, ए हो जाएगा। ठीक है, और नेट फोर्स जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इक्वल टू एम हो जाएगा। और यहाँ पर जो एपरेंट वेट है वो हो जाएगा एम इंटू जी प्लस ए। सिंपल समझो कि जब कोई ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एपरेंट वेट जो होगा उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ओके, और जब एलिवेटर नीचे की साइड में आ रहा होगा ना, तो उस केस में जो एपरेंट वेट होगा वो हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए। क्लियर है इतना। चले, यहाँ पे ना ये चीज देख सकते हो, अगर मैं तुमको यहाँ पे बताऊं, ये तुम्हारी लिफ्ट होगी। ठीक है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब कि एसिलेशन जो है ऊपर की साइड में लग रहा होगा, एमजी नीचे साइड लग रहा होगा। और इसका जो रिएक्शन पेयर है, मतलब कि एपरेंट वेट का जो आर है, वो क्या लग रहा होगा, ऊपर साइड लग रहा होगा। हाँ है ना, तो डायरेक्शन जो हो रही है वो क्या जा रही है, मूवमेंट जो हो रहा है वो ऊपर जा रहा है। तो आर माइनस एम जी इसको कितना हो जाएगा, एम ए। हाँ है ना, अगर ये ना नीचे जा रहा होता ना, ठीक है, तो लिखते एम जी माइनस आर इज टू एम ए। क्लियर है। तो जहां पर डायरेक्शन हो रही होगी ना, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, उसको हम पहले लिखेंगे, और एम जी वाला क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है जब एलिवेटर मूव कर रहा है डाउनवर्ड साइड में, ठीक है, वही केस हो जाएगा जी माइनस ए, है ना, ये देख लेना एक बार। उसके बाद है जब डाउनवर्ड एसिलेशन वैल्यू ज्यादा होगा जी के कंपेरिजन में, तो जब ए की वैल्यू ज्यादा होगी जी के कंपेरिजन में तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, यही केस बनेगा, ठीक है। और जब फ्री फॉल की कंडीशन होगी ना, तो फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है, एसिलेशन जो होगा, है ना, ह्यूमन का पर्सन का, वो क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। जब जी के बराबर हो जाएगा तो जी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर दो या फिर ए की जगह जी पुट कर दो, तो एपरेंट वेट की वैल्यू क्या जाएगी, आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। मतलब कि पर्सन है, मतलब कि जो पर्सन है वो फील करेगा वेट लेस इन फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है, और एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हेन टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, तो जब तुमने दो बॉडी को आपस में कनेक्ट किया है ना, या तुमने तो पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ देखा भी होगा, इसको हमने इस साइड एफ फोर्स से खींच रहे हैं, ओके, जब इसका हमें एफबीडी बनाना होगा ना F1 का, तो M1 का एफबीडी कैसे बनेगा ये, ठीक है, इसको ना इस साइड खींच रहे हैं, इस साइड खींच रहे हैं, तो इसमें स्प्रिंग में या फिर जो इसकी जो वायर है इसमें टेंशन आ गई होगी, हाँ है ना। अब इस पर जो टेंशन है वो इस साइड लग रही होगी क्योंकि फोर्स इस साइड खींच रहा हुआ है, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग लगा रही है ये, तो इस साइड इसका टेंशन हो गया, उसके बाद इस पर नॉर्मल काम कर रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की साइड में N1, और M1G नीचे काम कर रहा होगा, सेम ये वाला, इस पर फोर्स इस साइड काम कर रहा है, लेकिन टेंशन जो है ना वो इस साइड लग रही है, ठीक है, क्लियर है, हाँ है ना, हाँ है ना। और ध्यान रखना है कि जब भी ना ये इस टाइप का केस होगा ना तुम्हें, ब्लॉक का, जब दो बॉडी आपस में कनेक्ट होंगी स्ट्रिंग की, तो उसमें जो एसिलेशन निकालते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, और जब टेंशन निकालनी है उसमें तो इसकी वैल्यू होती है M1A, ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखो, टेंशन इन रोप एट डिस्टेंस L फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर मैं बात करूं, तो यहां से L डिस्टेंस दूर पर, ठीक है, यहाँ पे ना क्या है कि ये कोई एक वो ले लिया हमने, पॉइंट ले लिया, यहाँ पे टेंशन निकाल दी है ये T, ठीक है, तो इस T की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख लो, बस डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख लो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है F इंटू वन माइनस एल बाई कैपिटल एल। थर्ड केस क्या है भैया, थर्ड केस है भाई लोग, जब तीन मास जो है आपस में कनेक्टेड है, इस साइड से फोर्स लगा रहे हो और इसका एसिलेशन पूछा गया है, तो एसिलेशन सेम वही हो जाएगा, ठीक है, जो फोर्स है वो और टोटल मास, ठीक है। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस है जब मास M1 M2 M3 तीन मास हैं और इस साइड इसको खींच रहे हो, ठीक है, तो एसिलेशन सेम होगा, लेकिन T1 और T2 यहाँ पे जो लग रहे होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुली बेस्ड प्रॉब्लम। तो पता है तुम्हें पुली के बारे में मान लो कि ये क्या है, इसका मास ज्यादा है, M1 ज्यादा है, यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2, तो यहाँ पे नीचे मूवमेंट हो रहा है, एसिलेशन नीचे की साइड है, तो एसिलेशन नीचे से हो रहा है मतलब कि मूवमेंट नीचे की साइड हो रहा है, मतलब कि M1 ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे इसका एफबीडी, M1G माइनस टी इक्वल्स टू M1 है, क्योंकि ज्यादा है ये, है ना। और ये क्या है, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये कम है M2 वाला, तो क्या होगा, ये ज्यादा है T, तो T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। ध्यान रखना कि जिस साइड में डायरेक्शन होती है उसमें हम मास को पहले लिखेंगे, और जिसमें डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, या फिर ये साइड देखो यार, ये एसिलेशन नीचे की साइड है, ठीक है, तो M1G भी क्या है, नीचे की साइड है, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये ऊपर की साइड एसिलेशन डायरेक्शन है क्योंकि ऊपर जा रहा है, मास कम है इसका, ठीक है, तो टेंशन इसकी साइड है डायरेक्शन, तो टेंशन को पहले लेंगे, तो T माइनस M2G, क्योंकि M2G क्या है, अपोजिट एसिलेशन के, ठीक है, तो एसिलेशन वैल्यू ये होती है, टेंशन वैल्यू ये होती है। अगर तुमसे पूछा है कि यहाँ पर स्प्रिंग में यहाँ फोर्स क्या होगा, तो इस फोर्स की वैल्यू होती है टेंशन के डबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन की अगर हम बात करें, इंक्लाइन प्लेन की, तो यहाँ पे अगर एसिलेशन पूछे ना कि मास ये M1 दे रखा है, ये M2 दे रखा है ना, तो इसका एसिलेशन सीधा इस फॉर्म से निकाल देना, और टेंशन पूछे तो टेंशन की कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो वो यहाँ से निकाल दोगे फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रख लो बस भाई लोग, फॉर्मूला ध्यान रख लो, और ज्यादा घुसना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन देखो दो टाइप का होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या भाई लोग, फ्रिक्शन जो है ना एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, ये डिपेंड्स करता है रफनेस ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, जब कोई मान लो कि दो बॉडी है, ठीक है, तुम चल रहे हो है ना जमीन पे, या फिर तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी भगा रहे हो स्पीड से, ठीक है, तो तुम्हारे टायर के बीच में और जमीन के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तभी तुम चल पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हम भी चल नहीं पाएंगे जमीन पे, ठीक है, हम ना स्लिप करेंगे सीधा, ओके। उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई लोग, दिस एक्ट व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर अ सरफेस, ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, बॉडी स्लाइड करती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो बराबर होती है म्यू के एन के, एन क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन है, और म्यू के क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। नेक्स्ट देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भाई लोग क्या है, ये काइंड का फ्रिक्शन है, ठीक है, एक्टिंग व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है, दो बॉडी के बीच में या फिर दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, तो उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसकी वैल्यू होती है म्यू एस एन। ठीक है, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करें यहाँ पर कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर तुमने इस टाइप बोल रखा हो कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे अगर तुमको बोल रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो लैम्डा इसका क्या होता है, tan इनवर्स म्यू एस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे जो बात करी वो क्या है, अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इस अल्फा की, ठीक है, यहाँ पर है एंगल ऑफ रिपोज है। क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। तो जब तुम्हें ना ये ब्लॉक वाइज रखा हो कि इंक्लाइन पे रखा हुआ है, तो उस टाइम पर जो अल्फा निकालते हैं वो निकालते हैं म्यू एस की फॉर्म में। और जब तुम्हें ब्लॉक फॉर्म में सिंपल दे रखा है ना कि जमीन पर रखा हुआ है या फिर अर्थ पर रखा हुआ है, तो उस फॉर्म में अगर तुम निकालते हो थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, उसकी वैल्यू आती है tan म्यू। क्लियर है, tan इनवर्स म्यू। क्लियर है, हाँ है ना। अगर तुम्हें यहाँ से पूछा है कि भाई मिनिमम फोर्स कितना लगा जाए इस ब्लॉक को रिमूव करने के लिए, फिर उठाने के लिए, फिर स्लाइड करने के लिए, तो जो मिनिमम फोर्स होता है वो होता है म्यू एम जी अपॉन वन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा था फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि भैया बहुत कम है, लेकिन भाई लोग इतना करके जाओगे ना, ठीक है, इसमें से कम से कम मान लो कि एनएलएम में ना दो क्वेश्चन आते हैं कम से कम। ठीक है, तो मिनिमम तुमसे यार एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, एक क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो ओके भाई, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। वर्क एनर्जी पावर जो है ना थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी क्योंकि उसमें से ना अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं भाई, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।